हेलो फ्रेंड्स, यूनिक एग्जाम्स आईएएस पोर्टल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के हम अपने करंट सीरीज़ में कुछ नए टॉपिक्स को देखेंगे जो हमारे न्यूज़पेपर्स में, डेली न्यूज़पेपर्स में इम्पॉर्टेंट होते हैं और इन पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे रोज़ की तरह। तो आइए बिना किसी देरी के आज के टॉपिक्स को देखते हैं हम। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि क्यूरेटिव पिटीशन से जुड़ा ये टॉपिक है। जैसा कि आप हेडलाइंस में देख सकते हैं, भोपाल गैस लीक, सुप्रीम कोर्ट विल नॉट ट्राई क्यूरेटिव प्ली फाइल्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये ओवरऑल जो ये मुद्दा है, ये क्यूरेटिव पिटीशन जो फाइल किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, ये भोपाल गैस ट्रेजेडी जो उससे जुड़ा जो सुप्रीम कोर्ट में केस था, उस कॉन्टेक्स्ट में हम इसको जानेंगे। तो चूंकि हम जानते हैं जो भोपाल गैस ट्रेजेडी थी, ये काफ़ी दर्दनाक घटना थी जो कि 1984 दिसंबर 1984 में ये घटना जो है हुई थी भोपाल में, मध्य प्रदेश। फाइन, जिसमें कि बहुत ज़्यादा लोगों, लगभग 5,500 से ज़्यादा लोगों की मौतें हुई और कम से कम मोर देन 5 लाख लोग उसमें घायल हुए, इंजर्ड हुए। और अगर हम प्रॉपर्टी लॉस इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी की बात करें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली। यहाँ तक कि जो जानवर थे, लाइव स्टॉक जो पॉपुलेशन थी, उनकी भी डेथ देखने को मिली। तो काफ़ी बड़ी घटना थी। और इस घटना के बाद ये हुआ किसके कारण था, अगर इसकी बात करें तो गैस लीकेज, एक टॉक्सिक पॉइजनस गैस जिसको मिथाइल आइसोसाइनेट हम बोलते हैं, उसके लीकेज से के कारण बहुत सारे लोगों की डेथ हुई। और आज भी कहीं ना कहीं इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखे जा रहे हैं। जो नेक्स्ट जनरेशन उसके बाद आई, उनके अंदर ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो इस पर्टिकुलर केस की बात करें तो 1989 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मध्यस्थता कराई गई किसके किसके बीच, जो यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन ऑफ इंडिया और जो यूनियन कार्बन कार्बाइड कंपनी थी जहां पे ये लीकेज हुआ था। और उस मीडिएशन या एग्रीमेंट, जो कंपनसेशन एग्रीमेंट के तौर पे ये डील साइन हुई थी, जिसमें कि 480 मिलियन डॉलर अमाउंट जो है कंपनी को देना था गवर्नमेंट को फॉर कंपनसेशन ऑफ, मतलब किसके लिए, जो भी लोग उससे आहत हुए या जो घटना घटी उनको देने के लिए। फाइन, तो ये जो एग्रीमेंट थी लगभग आज से 30 साल पहले हुई थी। बट सुप्रीम कोर्ट ने, गवर्नमेंट ने 2010 में क्यूरेटिव पिटीशन फाइल किया था, जिसकी सुनवाई अभी करंटली चल रही है। तो बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये क्यूरेटिव जो पिटीशन है, जो इसको जो कोर्ट है इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी और इसको एक तरीके से वापस से जो पुराना केस था उसको नहीं खोलेगी। क्यों? इसके बहुत सारे टेक्निकल और अदर कारण हैं। पहला तो ये कि ये जो पर्टिकुलर केस है ये रिव्यू पिटीशन के बिना लाया गया। नॉर्मली होता है कि क्यूरेटिव पिटीशन तब फाइल किया जाता है जब हम पहले रिव्यू पिटीशन फाइल कर चुके हों। ओके, बट इस केस में गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा नहीं किया गया। तो ये एक तरीके से टेक्निकल चीज हो गई। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट इसको क्या कर रही है, नेगेट कर रही है। फाइन। और वहीं दूसरी ओर अगर इमोशनल एंगल की अगर हम बात करें तो ये कहा जा रहा है कोर्ट के द्वारा कि जो आज से 30 साल पहले जो घटना घटी उसको दोबारा से खोलना या केस को ओपन करना एक तरीके से घाव पे खुरेदना हो जाएगा। इसी वजह से कोर्ट के द्वारा ये किया जा रहा है। तो अभी जो केस की सुनवाई, जो क्यूरेटिव पिटीशन देखा जा रहा था, वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, मतलब कम से कम उसमें 5 जज बेंच के द्वारा ये देखा जा रहा था। इसके बारे में हमने पहले ही बताया कि रिव्यू पिटीशन के बाद क्यूरेटिव पिटीशन आता है। और एक तरीके से रिव्यू पिटीशन कब फाइल करते हैं, अगर इसकी बात करें तो अगर जो भी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट्स अपने दिए हैं, ओरिजिनल जजमेंट्स, उसमें अगर बाद में अगर लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं मिसकैरेज हुआ है जस्टिस को लेके, तो उसको वापस से उस केस को सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकती है और उसमें जो भी है उसमें बदलाव ला सकती है अपने जजमेंट या ऑर्डर में। फाइन। तो अगर रिव्यू पिटीशन कैंसिल हो जाता है या एक तरीके से खत्म हो जाता है, इसके बाद एक और ऑप्शन मिलता है वापस से एक तरीके से उस
केस को दोबारा रिव्यू कराने के लिए, और उसको हम क्यूरेटिव पिटीशन के नाम से जानते हैं। एक तरीके से ये लास्ट क्या है, रिजॉर्ट है किसी केस के लिए, क्या है, लास्ट रिजॉर्ट या एवेन्यू, आखिरी मौका है किसी केस पे जो जजमेंट्स है उनमें बदलाव करने का। फाइन। और ये ऐसा नहीं है कि ये हर केस में ये किया जा सकता है या जो कोर्ट है उसको एक्सेप्ट कर ली, ये सर्टेन केसेस में ही होता है। इसी वजह से इसको एक रेयर टूल माना जा रहा है। ये क्या है, रेयर फिनोमेना है जब इसको एक्सेप्ट किया जाता है क्यूरेटिव पिटीशन को। फाइन। और इसकी बात अगर करें कि क्यूरेटिव पिटीशन या ये जो ज्यूरिसडिक्शन है, क्यूरेटिव ज्यूरिसडिक्शन, ये 2002 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था। अगर पर्टिकुलर केस की बात करें तो अशोक हुर्रा वर्सेस रूपा हुर्रा केस में क्यूरेटिव पिटीशन निकल के वहां से आया था। फाइन। तो इसके बारे में हमने पहले ही देखा कि ये लास्ट चांस होता है क्यूरेटिव पिटीशन, जो भी इनजस्टिस हुआ है किसी पर्टिकुलर केस को लेके, तो वहां पे बदलाव किए जा सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं प्रोसेस ठीक तरीके से नहीं हुआ जजमेंट को लेके, या वहां मिसकैरेज हुआ है किसका, जस्टिस का। फाइन। तो क्यूरेटिव पिटीशन फाइल करने की बात करें अगर कि टाइम ड्यूरेशन की बात करें, तो यहां पे कोई टाइम लिमिट नहीं है कि आप इतने समय तक ही, सीमित समय तक ही आप ये फाइल कर सकते हैं। ओके। तभी अगर इस केस पर्टिकुलर जो मिथाइल आइसोसाइनाइड वाला केस है भोपाल गैस से जुड़ा, यहां पे देख सकते हैं क्यूरेटिव पिटीशन 2010 में फाइल हुई थी, बट अभी इसको क्या है देखा जा रहा है करेंटली। और वहीं अगर हम रिव्यू पिटीशन की बात अगर करें तो इसके लिए टाइम लिमिट होता है, दैट इज 30 डेज फ्रॉम द जजमेंट के, 30 दिनों तक का इसमें टाइम पीरियड दिया जाता है। ओके। तो ये था। और ये जो क्यूरेटिव पिटीशन है अगर हम बात करें अंडर आर्टिकल 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक तरह का टूल घोषित किया। और 137 क्या बात करता है कि पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट, मतलब अपने जजमेंट को कोर्ट जो दे चुका है उसको रिव्यू कर सकता है और उसमें बदलाव ला सकता है। ओके। तो एक तरीके से ये क्यों किया जाता है, प्रिवेंट अब्यूज ऑफ इट्स प्रोसेस। फाइन। साथ ही साथ ग्रॉस मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, पहले हमने इस पे बात कर चुका है। तो इन पर्टिकुलर केसेस में सुप्रीम कोर्ट कंसिडर कर सकता है वो पर्टिकुलर क्यूरेटिव पिटीशन को। फाइन। तो ये सिर्फ एक तरीके से देखें तो जो पिटिशनर है वो 2 ग्राउंड्स पे ही ये फाइल कर सकता है। कब, पहला केस तो तब होगा कि जब उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिला उसके सुनवाई के लिए, मतलब ही वॉज नॉट ग्रांटेड द अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड। फाइन। उसको अगर ऐसा नहीं मिला उस केस में कर सकता है फाइल, या फिर अगर उसको लगता है कि जजेस वर बायस्ड, वो एक पार्टी के पक्ष में थे, तो उस केस में भी ये फाइल किया जा सकता है। तो ये 2 पैरामीटर्स हैं क्यूरेटिव पिटीशन फाइल करने के लिए एक तरीके से। ओके। तो अगर हम रिव्यू पिटीशन और क्यूरेटिव पिटीशन की बात करें, इसमें जो मेजर डिफरेंस है, एक डिफरेंस तो उसके बारे में हमने पहले बात कर लिया, जो टाइम लिमिट की बात है। और वहीं एक और क्या इसमें मेजर डिफरेंस है कि सबसे पहले हम रिव्यू पिटीशन के बाद ही क्यूरेटिव पिटीशन फाइल कर सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्या है, प्रोसेस है या प्रोसीजर कह सकते हैं, जिसको करंट केस में गवर्नमेंट ने फॉलो नहीं किया। ओके। और एक और बात है कि जो रिव्यू पिटीशन है वो कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, इनहेरेंट है, और जबकि क्यूरेटिव पिटीशन को एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इंटरप्रेट किया गया था आर्टिकल 137 के तहत। फाइन। ये क्या है, कहीं ना कहीं ये क्या है, इनहेरेंट है, और जबकि क्यूरेटिव पिटीशन इनहेरेंट नहीं है, कोर्ट के द्वारा 2002 में इसको लाया गया था। ओके। तो आइए सवाल देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक था हमारा। पहला है कि विद रेफरेंस टू क्यूरेटिव पिटीशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला क्या कह रहा है कि क्यूरेटिव ज्यूरिसडिक्शन इज अ कॉमन रेमेडी इवॉल्व्ड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। फाइन। ये क्या कह रहा है, ये कॉमन रेमेडी है, मतलब एक ऑप्शन है या टूल है जिसमें कि अगर इनजस्टिस हुआ है तो हम कोर्ट के पास जा सकते हैं ये पिटीशन लेके। अगर इसकी बात करें तो ये हमारा इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये रेयर रेमेडी है, ना कि कॉमन रेमेडी है। फाइन।
दूसरा क्या है, क्यूरेटिव पिटीशन इज फाइल्ड आफ्टर द डिसमिसल ऑफ द रिव्यू पिटीशन एंड इट इज द लास्ट लीगल एवेन्यू ओपन इन द सुप्रीम कोर्ट। मतलब ये कब फाइल किया जाता है, रिव्यू पिटीशन के बाद। ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है, हमने कई बार इसके बारे में अभी जाना। तो यहां से जो हमारा आंसर, चूंकि करेक्ट पूछा जा रहा है, ऑप्शन बी 2 ओनली, दिस इज आवर आंसर। आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा है शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो हैं उनके शेड्यूलिंग से रिलेटेड है, क्राइटेरिया से जुड़ा है कि किस क्राइटेरिया के तहत किसी भी कम्युनिटी को शेड्यूल्ड कास्ट का जो स्टेटस है वो प्रोवाइड किया जाता है। फाइन, तो ये जो प्रोसेस होता है ये किसके द्वारा किया जाता है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। फाइन, ये क्राइटेरियाज को अप्लाई करता है जो भी दिया गया, और ये जो अभी करंट जो क्राइटेरिया है उसको एक तरीके से ऑब्सोलीट या रिजिड माना जा रहा है। बहुत सारे गवर्नमेंट्स के द्वारा टास्क फोर्स लाए गए जिन्होंने इसको रिव्यू किया, फाइन, और बाद में ये बताया, जैसे अगर बात करें तो 2014 में टास्क फोर्स लाया गया था, उसके बाद जो है पार्लियामेंट में एक और इंटरनल टास्क फोर्स लाया गया था, फाइन, 2017 में, जिन्होंने इन दोनों टास्क फोर्स ने जो करंट जो क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे शेड्यूल्ड कास्ट स्टेटस दिया जाता है उसको ऑब्सोलीट रिजिड बताया और उसमें बदलाव करने की रिकमेंडेशंस दी। बट अभी भी क्या है, करंट सिचुएशन में भी हम पुराना ही जो क्राइटेरिया है उसी को फॉलो कर रहे हैं, तो उसी से जुड़ा ये टॉपिक है। तो आइए देखते हैं आखिर क्या क्राइटेरियाज फॉलो किया जाता है। ओके, तो जो ऑफिस है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का, ये अगर इसकी बात करें तो ये होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है। ये 1961 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। फाइन, तो ये जो क्राइटेरिया फॉलो करता है वो लोकुर कमेटी के द्वारा जो रिकमेंडेशंस दिए गए थे 1965 में, उसको एज अ बेस मान के उसमें जो मेंशंस थे क्राइटेरियाज, उसके बेसिस पे किसी कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब का टाइटल देता है। ओके, और इस केस में इस स्टेटस देने के जो प्रोसीजर है उसमें ये जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है इसका एक तरीके से अप्रूवल मैंडेटरी होता है, मस्ट होता है, तभी उसको पर्टिकुलर कम्युनिटी को क्या है, शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस दिया जा सकता है। फाइन, तो ये चीजें थी। और हम क्राइटेरियाज की बात करें, क्या वो क्राइटेरियाज हैं जिसको फॉलो किया जाता है, तो पहला हमारा उसमें है इंडिकेशन ऑफ प्रिमिटिव ट्रेड्स हो देखे जाए। फाइन, अभी भी वो पुराने जो प्रिमिटिव पीरियड में दौरान में जैसे लोग रहते थे अभी भी वो वैसे ही रहते हो। उसके साथ साथ डिस्टिंक्टिव कल्चर हो, उनका एक अलग अपना कल्चर हो, जो आम जो जनरल कल्चर है उनसे कहीं ना कहीं क्या हो, डिफरेंट हो। साथ ही साथ ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, रिमोट एरियाज में जैसे रहते हो, फॉरेस्ट में अभी भी जैसे बहुत सारे ट्राइब्स, अगर हम अंडमान की बात करें तो वहाँ पे क्या है, वो एक तरीके से जो इंटरनल एरियाज होते हैं फॉरेस्ट में वहाँ पे देखे जाते हैं, और वहाँ पे आम जो पब्लिक है उनका जाना क्या होता है, प्रोहिबिटेड होता है। साथ ही साथ शाइनेस ऑफ कांटेक्ट विद कम्युनिटी एट लार्ज, बाकी कम्युनिटी से एक तरीके से वो क्या करते हैं, शाई ऑफ करते हैं या शर्माते हैं, मिलजुल नहीं पाते, घुल नहीं पाते, तो ये भी एक क्राइटेरिया है। उसके साथ साथ एक क्राइटेरिया क्या है, बैकवर्डनेस। तो इन सारे क्राइटेरिया को फॉलो किया जाता है, तो उसके बाद क्या है, स्टेटस प्रोवाइड किया जाता है। ओके, तो इसके बारे में हमने पहले ही बताया कि गवर्नमेंट के द्वारा कई सारे टास्क फोर्स लाए गए जिन्होंने इसको पुराना बताया कि ये जो क्राइटेरिया है काफ़ी पुराना है, ओल्ड है, और करंट सिचुएशन के हिसाब से जो ट्रांजिशन देखने को मिल रहा है, चाहे वो एक तरीके से कल्चर के पर्सपेक्टिव से या अदर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस के बेसिस पे, यहाँ पे क्या है, बदलाव की ज़रूरत है। फाइन, तो आइए आगे देखते हैं। वही सारी बातें हैं, यहाँ पे भी वही टास्क फोर्स की बात हो रही है, और उन्होंने जो क्राइटेरियाज दिए हैं, फॉर एग्जांपल जैसे सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरियाज इंक्लूडिंग बैकवर्डनेस हो गया, उसके साथ साथ हिस्टोरिकल ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, फाइन, और डिस्टिंक्ट लैंग्वेज या डायलेक्ट, और भी बहुत सारे क्राइटेरियाज दिए, बट अभी क्या है, इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है। एक तरीके से ये अभी भी एक तरीके से देखे कहा जाए तो अधर में लटका हुआ है ये सारी रिकमेंडेशंस। ओके, तो आइए सवाल देखते हैं।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द क्राइटेरिया फॉर शेड्यूलिंग ऑफ कम्युनिटीज फॉर एज शेड्यूल्ड ट्राइब्स। वही बात है, स्टेटमेंट देखते हैं सीधे। लोकुर कमिटी इज द बेसिस फॉर द प्रेजेंट क्राइटेरिया यूज्ड टू डिफाइन एनी न्यू कम्युनिटी एज शेड्यूल्ड ट्राइब्स। मतलब इस कमिटी को बेस माना जाता है अभी तक, बिल्कुल सही बात है। ओके, दूसरा है अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज और डायलेक्ट इज वन ऑफ द मेजर क्राइटेरिया फॉर डिफाइनिंग अ कम्युनिटी एज अ ट्राइब। मतलब एक अलग या डिस्टिंक्ट लैंग्वेज या किसी डायलेक्ट का होना एक बड़ा क्राइटेरिया है, मेजर क्राइटेरिया है, जिसके तहत शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस दिया जाता है। इस स्टेटमेंट की बात करें तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ये मेजर क्राइटेरिया नहीं माना जाता। बहुत सारी कम्युनिटीज हैं जिनकी एक अपनी डिस्टिंक्ट डायलेक्ट है या लैंग्वेज है, भाषा है, बट उनको शेड्यूल्ड ट्राइब्स के तहत नहीं जोड़ा गया है, तो ये मेजर क्राइटेरिया नहीं हो सकता। तीसरा है कि अप्रूवल ऑफ द ऑफिस ऑफ आरजीआई रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया इज मैंडेटरी फॉर इंक्लूजन। बिल्कुल सही बात है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। ओके, तो पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट्स दिया गया ऊपर करेक्ट है, तो यहां फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट, तो बी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा यहां पे। फाइन, आइए अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा ये टॉपिक है। ये न्यूज में क्यों रहा, वैसे तो ये काफी जनरल टॉपिक है, कॉमन टॉपिक है अगर हम पॉलिटी की बात करें, बट अभी रिसेंटली क्या हुआ कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनखड़, इन्होंने जो पहले एनजेक एक्ट था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से नल एंड वॉइड घोषित कर दिया था 2014 में। एनजेक एक्ट क्या था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो एक्ट था जिसके तहत जजेस को अपॉइंट किया जाता था, जिसमें कि गवर्नमेंट भी एक तरीके से पार्टिसिपेट करती थी उनके अपॉइंटमेंट में, एक डिसीजन मेकर थे, उसको कोर्ट के द्वारा नल एंड वॉइड घोषित कर दिया गया। तो उसी एक्ट को जो नल एंड वॉइड घोषित किया गया सुप्रीम ने अपने जुडिशियल रिव्यू के तहत, उसको इन्होंने एक तरीके से सही नहीं बताया। इसी वजह से ये क्या है, काफी न्यूज में इस समय चल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पे आपत्ति जता रहे हैं। फाइन, तो आइए इस पर्टिकुलर टॉपिक को देखते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में और डिटेल में जानते हैं। फाइन, अगर बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें, ओरिजिन कहाँ से, शुरुआत कहाँ से हुई, तो ये पोस्ट वॉर टाइम में जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के बाद देखा गया था। फाइन, जो नाजी रेजीम थी उसके बाद जो वहाँ पे जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन आया और उसके तहत लॉ में इसको कहीं ना कहीं इंटीग्रेट या इंक्लूड किया गया था, जिससे कि वो जो कुछ बेसिक लॉज हैं जो पर्टिकुलर कंट्री में जो उनके सिटीजन्स हैं उनके लिए जरूरी होते हैं फॉर अ डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए। फाइन, तो उसी को ये बेसिक स्ट्रक्चर बताता है या माना जाता है। तो इंडिया की अगर बात करें तो डॉक्ट्रिन ऑफ जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो एक तरीके का क्या है, सुप्रीम कोर्ट के पास टूल है जिसको हम जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं, जिसके अंडर वो एक तरीके से जो भी एक्ट्स गवर्नमेंट के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा लाई जाती है, उसको एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव से वो क्या करते हैं, टेस्टिफाई करते हैं कि जो भी बेसिक जो एक तरीके से जो प्रिंसिपल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंपॉर्टेंट हैं उसको फॉलो किया जा रहा है कि नहीं, उसी को यहाँ पे वेरीफाई और टेस्टिफाई किया जाता है। अगर नहीं करता वो पर्टिकुलर एक्ट तो उसको सुप्रीम कोर्ट नल एंड वॉइड घोषित कर सकती है, जैसा कि हम एनजेक एक्ट में देख चुके हैं और भी बहुत सारे केसेस ऐसे देखने को मिले। तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन है ये 1973 में केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के जो केस था उसके बाद ये निकल के आया। फाइन, और इसके पहले बहुत सारे और भी केसेस थे जो एक तरीके से प्रिकर्सर हैं इसका, और फाइनली बहुत सारे केसेस के बाद ये डिसाइड किया गया कि एक बेसिक स्ट्रक्चर का होना बहुत ही जरूरी है कॉन्स्टिट्यूशन को बचाए रखने के लिए। फाइन, और भी केसेस जैसे शंकरी प्रसाद केस 1951 में आया था, उसके बाद गोलकनाथ केस आया 1967 में, तब जाके केशवानंद भारती का एक्ट आया 1973 में, और 1918 में जैसा कि हम जानते हैं कि मिनर्वा मिल्स केस के तहत इसको एक तरीके से इस पे मोहर लगा दिया गया। ओके, तो ये जो एक्ट था काफी बड़ा ये बेंच था कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें कि 13 जजेस इन्वॉल्व थे। फाइन,
तो आइए देखते हैं और इसके बारे में। तो एक तरीके से ये कॉन्स्टिट्यूशन को डैमेज या डिस्ट्रॉय करने से बचाता है और जो बेसिक फीचर्स हैं या इन राइट्स हैं उनको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ओके, साथ ही साथ जो एक तरीके से मेजोरिटेरियनिज्म है, इम्पल्स है पार्लियामेंट का, मतलब खुद ही डिसाइड करना सब कुछ, सोवरेन मानना अपने आप को, उसको उस पे ही कहीं ना कहीं बेसिक स्ट्रक्चर नजर रखता है, कोड के द्वारा रखा जाता है। फाइन। तो अगर हम बात करें कुछ क्या क्या बेसिक स्ट्रक्चर के तहत क्या क्या जो है चीजें डिक्लेयर की गई हैं, कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं। एक है जुडिशियल रिव्यू है जिसके बारे में हमने देखा, उसके साथ साथ रूल ऑफ लॉ, फेडरलिज्म हो गया, जुडिशियल इंटीग्रिटी हो गई। फाइन। तो ये सारी चीजें बेसिक स्ट्रक्चर के तहत आते हैं। तो ये एक एग्जॉस्टिव क्या है लिस्ट ऐसा नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम क्या है ऐड करती रहती है, इसमें एडिशंस होते रहते हैं। जैसे 2017 में राइट टू प्राइवेसी एक्ट था, उसको भी इंक्लूड किया गया इसमें। फाइन। तो इस तरीके से बहुत सारे क्या है इसमें ऐड किए गए हैं केसेस। फॉर एग्जांपल कुछ और एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबलनेस हो गया, लिमिटेड पावर हो गई पार्लियामेंट की टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन को में बदलाव करने के लिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो गए, और फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, ये भी हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का क्या है हिस्सा है। ओके, तो ये था हमारा बेसिक स्ट्रक्चर। आइए सवाल देखते हैं। विद रेफरेंस टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबलनेस, दूसरा फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, तीसरा है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, चौथा है लिमिटेड पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब क्या पूछा जा रहा है, देखिए, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन एवर फॉर्म्स पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। दिए गए स्टेटमेंट्स में से कौन बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। अगर हम बात करें जो हमने अभी पढ़ा तो ये चारों ही बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। ओके, तो यहां से हमारा जो आंसर हो जाएगा सी, दैट इज 1, 2, 3 एंड 4, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आइए अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट से जुड़ा टॉपिक है जो 2023 में अभी पब्लिश किया गया। किसके द्वारा अगर बात करें तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, जो कि एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा ये रिपोर्ट लाया गया, पब्लिश किया गया। और इसमें जो भी ग्लोबली जो रिस्क इन्वॉल्व है, चाहे वो वेरियस कंट्रीज को देखते हुए, इस रिपोर्ट में इन्होंने क्या किया है, मेंशन किया है क्या क्या इन फ्यूचर में क्या क्या रिस्क हो सकते हैं और कैसे उस पर काम करना चाहिए ताकि हम उसको मिटिगेट कर पाएं, कम कर पाएं। फाइन। इन सारे रिस्क को कैसे क्या किया जा सके, कम किया जा सके। तो एक तरीके से हमने बताया कि ये हर साल ये रिपोर्ट पब्लिश करती है, ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन अपने जो दावोस में इनकी जो मीटिंग होती है या फोरम होती है, उससे पहले ये रिपोर्ट लाया जाता है। ये स्विट्जरलैंड में इनकी मीटिंग होती है। दावोस कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है। तो इनका जो बेस होता है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट का, वो ग्लोबल रिस्क नेटवर्क के काम पे मतलब बेस्ड होता है। इसको बेसिस मान के ये रिपोर्ट तैयार किया जाता है। ये भी क्या है, एक इंस्टीट्यूशन है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ही लाया गया था। ओके, तो जो भी ग्लोबल रिस्क हैं उसको ये मैप करती है, उसको अपने रिपोर्ट में शामिल करती है। साथ ही साथ इस रिपोर्ट से मतलब अगर किस तरीके से सभी कंट्रीज जुड़े हुए हैं, कैसे ये इंपैक्ट करेगा एक दूसरे को, वो सारी चीजें इसमें बात की जाती है। ओके, तो 2023 की अगर बात करें रिपोर्ट की, तो कई सारे इन्होंने रिस्क के बारे में हमें बताया है जिस पे काम करने की जरूरत है, नहीं तो वो एक मेजर मतलब रिस्क बन सकता है या सीवियर कंडीशन हो सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे लो ग्रोथ की बात की, साथ ही साथ लो कोऑपरेशन एरा है। अगर एक कंट्रीज से दूसरे कंट्रीज के बीच देखें तो कहीं ना कहीं कोऑपरेशन में भी कमी आ रही है, सिर्फ ऊपर से ही देखने को ये मिल रहा है। साथ ही साथ टफर ट्रेड ऑफ्स, रिस्क इरोडिंग क्लाइमेट एक्शन। मतलब ट्रेड ऑफ्स का क्या मतलब है, ये ऐसी सिचुएशन है या एक तरीके का डायलेमा है जहां पे हमारे पास मान लीजिए दो ऑप्शंस होते हैं, बट हमारे लिए क्या है, दोनों इंपॉर्टेंट है, बट ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं। इनमें अपोजिंग जो है फीचर देखने को मिल रहा है। तो यहां पे अब इस डिलेमा ये होता है कि इसमें से
इसको सेलेक्ट करें हम या इसको सेलेक्ट करें। अगर इसको समझने के लिए सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है वो एक तरीके से, अगर हम मान लें ये वाला जो रूट है हमारा क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ओर ले जाता है, और वहीं दूसरा क्या है, क्लाइमेट एक्शन हो गया। तो एक तरह से देख सकते हैं कि दोनों हमारे लिए कहीं ना कहीं क्या है, इंपॉर्टेंट है। फाइन, दोनों हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो इस तरीके से ये बात करता है, इस रिस्क के बारे में देखा है। साथ ही साथ जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसके बारे में भी इस रिपोर्ट ने मेंशन किया, और आगे इसको कैसे इसको टैकल करना चाहिए, इन सभी चीजों पे बात किया। और अगर हम रिस्क की बात करें मेजर, तो अगले 2 साल में इस रिपोर्ट के तहत कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस को मेजर रिस्क बताया गया। जो रैंकिंग इन्होंने 10 रिस्क की रैंकिंग निकाली है उसमें ये टॉप पे है। और वहीं जो अगले 10 साल को अगर हम लेके चले डेकेड के पर्सपेक्टिव से देखें, तो वहां पे बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड इकोसिस्टम कोलैप्स, ये भी क्या है, वन ऑफ द मेजर रिस्क इन्वॉल्व्ड ग्लोबली। फाइन, तो ये सारे क्या है, रिस्क हैं जो देखा जा रहा है। ये अगले 2 साल में जो टॉप रिस्क हैं ग्लोबली, और ये अगले 10 साल में। फाइन, तो ये सारा इतना डिटेल में हमें नहीं जाना है। ओके, तो आइए देखते हैं, अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करें, इंडिया में कौन कौन से रिस्क हैं जो हमें परेशान कर सकते हैं। तो पहला है डिजिटल इनइक्वालिटी। चूंकि हम देख रहे हैं कि डिजिटलाइजेशन का जमाना है, ओके, हर पर्सन के, इंडिविजुअल के हाथ में स्मार्टफोन है, बट लेकिन जो एक तरीके से जो अनएडुकेटेड है या जिनको इसके बारे में, इस फील्ड के बारे में नॉलेज नहीं है, वो जरूर कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। तो यहाँ पे जरूरत ये है कि गवर्नमेंट मतलब अपने स्कीम्स के, इनिशिएटिव्स के द्वारा इस गैप को फुलफिल करना पड़ेगा सरकार के द्वारा। उसके अलावा जो जियोपॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन है फॉर रिसोर्सेज, वेरियस रिसोर्सेज के लिए, ओके, जैसे हमारा पाकिस्तान से कन्फ्रंटेशन चलता रहता है, उसके अलावा जो अदर मान लीजिए चाइना से, और फॉर एग्जांपल अगर अभी ग्लोबल लेवल पे देखें तो जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है उसकी वजह से तो देश में जो इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिली। सबसे ज़रूरी जो देखें तो सेमीकंडक्टर्स जो हैं, अगर एग्जांपल के तौर पे देखें तो कहीं ना कहीं उनके अवेलेबिलिटी को ये क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है। और वहीं तो ये सारी बातें, उसके अलावा कॉस्ट ऑफ लिविंग हो गई, डेब्ट क्राइसिस या नेचुरल डिजास्टर्स हो गए, जिसका कि एग्जांपल करंट में अगर देखें बिल्कुल ताज़ा तो जोशीमठ क्राइसिस जो चल रहा है उसको हम देख सकते हैं। साथ ही साथ उसके जो अदर एक्सट्रीम इवेंट्स हैं, तो ये सारे मेजर इंडिया के लिए क्या है, क्राइसिस हैं। ओके, तो आइए सवाल देखते हैं। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ओवरऑल क्वेश्चन यही है कि किसके द्वारा लाया जाता है, क्योंकि क्वेश्चंस चूंकि ऐसे ही पूछे जाते हैं यूपीएससी में, तो इस वजह से, तो जैसा कि हमने जाना ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा लाया जाता, तो ये हमारा क्या है, करेक्ट आंसर हो जाता है। ओके, तो आइए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा जीएसपी से रिलेटेड है। जीएसपी क्या है, जनरलाइज्ड प्रेफरेंसेस ऑफ सर्विसेज। ओके, क्या बोलते हैं, अभी क्या है, करंटली क्या है, इंडिया सीक्स, जैसा कि हेडिंग हम देख रहे हैं, रिस्टोरेशन ऑफ जीएसपी स्टेटस विड्रॉन अंडर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब इंडिया इस स्टेटस की क्या कर रहा है, मांग कर रहा है, किसके द्वारा, यूएस के द्वारा। फाइन, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस इसको बोला जाता है। ओके, तो इंडिया क्या है, इसको दोबारा मांग कर रहा है। दोबारा क्यों मांग कर रहा है, मतलब इसका मतलब कि इंडिया के पास अभी करंटली ये स्टेटस नहीं है। फाइन, मतलब अगर हम बात करें तो अगर हिस्ट्री में जाएं तो 2017 में डोनाल्ड ट्रंप जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इस स्टेटस को इंडिया से छीन लिया था। तो उसी की इंडिया दोबारा मांग कर रहा है कि वापस से रिस्टोर किया जाए। तो आइए हम जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस के बारे में जानें। इसको अंकटाड के द्वारा लाया गया था, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट जिसको हम बोलते हैं, 1971 में। ओके, और इसके तहत क्या है कि एक तरीके से जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस है, ये एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है ग्लोबली जो एक तरीके से बिजनेस के लिए काफी क्या हो, आसान हो, या फेवरेबल एनवायरनमेंट, ट्रेडिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है अलग अलग जो देश हैं उनके लिए। और इस सिस्टम के तहत बहुत सारे जो खासकर से जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ छूट देते हैं, चाहे वो ड्यूटी फ्री या टैक्स में
टैक्स कमी, जीरो टैक्स पे गुड्स इंपोर्ट करते हैं। कहाँ से? जो डेवलपिंग या लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन वहाँ से क्या किया जाता है? गुड्स एक्सपोर्ट किया जाता है, जिससे कि जो पर्टिकुलर डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो भी कहीं ना कहीं उनकी इकोनॉमी में ग्रोथ आए। ओके, तो मेजर इसका क्या है? मेन प्रिंसिपल यही है। तो यूएस काफ़ी सारी कंट्रीज में, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, और बहुत सारी कंट्रीज हैं जो ये पर्टिकुलर स्टेटस प्रोवाइड करती हैं अदर कंट्रीज को। और इंडिया की बात करें तो इंडिया ये स्टेटस प्रोवाइड नहीं करती। क्यों? क्योंकि इंडिया खुद पे खुद क्या है? एक डेवलपिंग नेशन है। इसको अभी करंट सिचुएशन में खुद का ग्रोथ ज़्यादा मतलब चाहिए, इसी वजह से इंडिया ये प्रोवाइड नहीं करती। और ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो स्टेटस प्रोवाइड करती हैं अदर डेवलपिंग कंट्रीज को, या लीस्ट डेवलपिंग जो कंट्रीज हैं या डेवलप्ड कंट्रीज हैं। फाइन। तो उसी तरीके से यूएस प्रोवाइड करता है, जिसने हमसे क्या है? ये स्टेटस छीन लिया था 2019 में। और इस मतलब ट्रेड एक्ट ऑफ 1974 के तहत यूएस द्वारा लाया गया था, जिसने उन्होंने बहुत सारे ड्यूटीज या टैक्सेस को हटा दिया था बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे, जो हम इंडियंस क्या है यूएस में क्या करते थे? एक्सपोर्ट करते थे। और वहां के पर्सपेक्टिव से देखें तो वहां पे यूएस में इंपोर्ट होता था हमारे गुड्स का। फाइन। तो इससे क्या होता था? हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है और डेवलपमेंट है उसमें इंक्रीमेंट देखने को, बढ़ोतरी देखने को मिलती थी। और कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी यहाँ पे प्रमोट किया जाता था बाई जो कंट्रीज हैं उनके द्वारा। चूंकि अदर कंट्री जो है वही गुड्स लेंगी या इंपोर्ट करेंगी जब वो गुड्स एक तरीके से क्या हो? एनवायरमेंट फ्रेंडली हो। फाइन। तो एक तरीके से इससे दोनों का फायदा होगा। जो दूसरी कंट्री है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे यूएस है, कहीं ना कहीं वहाँ पे जॉब्स और कंपटीशन आएगा वहाँ के लोगों में, जो बिजनेसेस हैं उनमें, और इससे क्या होगा? अमेरिकन इकोनॉमी को भी फायदा मिलेगा। फाइन। तो अगर हम जीएसपी जो स्टेटस है इंडिया से जो छीन लिया गया था, इसके बाद एक तरीके से देखें तो इससे हमें काफ़ी नुकसान देखने को मिला। क्यों? क्योंकि अगर हम 2017 का जो डेटा था अगर उसको देखें, 2017 तक एक तरीके से हमारा जो इंडिया वॉज द लार्जेस्ट, मतलब सबसे बड़ा जो कंट्री था जो इसका फायदा उठाता था, जहां पे 5.7 बिलियन डॉलर्स का इंपोर्ट इंडिया यूएस में करता था, जो कि बिल्कुल ही क्या थे? ड्यूटी फ्री प्रोडक्ट्स थे। तो हटा लेने के बाद क्या है? भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है हमारे क्या है? इंडिया को। तो इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि यूएस ने क्यों टर्मिनेट किया था। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो थे उनको ऐसा लग रहा था कि जो इंडिया के द्वारा ऐसा कोई अश्योरेंस नहीं दिया जा रहा था कि उनको जो उनकी कंपनीज है, यूएस कंपनीज है, इंडिया में उनको फेवरेबल बिजनेस क्लाइमेट मिलेगा या इक्विटेबल लेवल पे एक तरीके से मार्केट का एक्सेस मिलेगा, इंडियन मार्केट्स हैं। तो इस वजह से उन्होंने इस जो स्टेटस को वापस ले लिया था और दोबारा उसकी मांग कर रहा है भारत। ओके, तो आइए सवाल देखते हैं। विद रेफरेंस टू जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है कि जीएसपी इज द लार्जेस्ट यूएस ट्रेड प्रेफरेंस प्रोग्राम टू प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय एलिमिनेटिंग ड्यूटीज ऑन इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स फ्रॉम डेजिग्नेटेड कंट्रीज। ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल क्या है? सही स्टेटमेंट है। ओके, दूसरा है इट प्रमोट्स इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन द डेवलपिंग वर्ल्ड। ये भी बिल्कुल सही बात है, हम बात कर चुके हैं। वहीं तीसरा क्या है? इंडिया इज वन अमंग द सेवरल कंट्रीज अंडर द की क्या है? जीएसपी जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। मतलब क्या है? इंडिया भी यूएस का जो ये जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस है उसके तहत एक कंट्री है। ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि इंडिया अभी करंटली इसके तहत क्या है? नहीं है। अगर यूएस की बात करें तो जिसकी की क्या कर रहा है? इंडिया इसकी दोबारा से मांग कर रहा है रीस्टोर करने की, तो ये इनकरेक्ट हो जाता है। तो यहां से जो हमारा आंसर करेक्ट पूछा जा रहा है तो बी निकल के आता है हमारा। ओके, तो ये आज के हमारे टॉपिक्स थे और आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। तो आप जो भी अपने कमेंट्स हैं या जो भी कमेंट करना चाहते हैं या डाउट्स हैं या जो भी चीज़ें हैं आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं।
और आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे जो सोशल मीडिया चैनल्स हैं जो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं टेलीग्राम से, आप वहाँ से भी हमसे जुड़ सकते हैं और जो भी चीज़ें हैं जो हमारे द्वारा लाया जाता है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं अपने प्रिपरेशन को और आगे बढ़ाने के लिए और अच्छी करने के लिए। फाइन। तो जैसा कि हम आपसे बताना चाहते हैं कि यूनी एग्ज़ाम्स IAS जो है एक क्रैश कोर्स यूपीएससी के डेडिकेटेड एक क्रैश कोर्स चला रही है जिसका 90 डेज का ये कोर्स है, काफ़ी शॉर्ट ड्यूरेशन में है। इसमें प्रॉपर स्ट्रक्चर मैनर में आपको ये प्रिपरेशन कराई जाएगी। उसमें हर चीज़ आपका पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। और मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको ये जो सेलेक्टेड ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। इससे आपको एक तरीके से औरों से क्या है और ज़्यादा आप एज ले सकते हैं और अपनी तैयारी को एक अच्छे दिशा में ले जा सकते हैं। ओके, तो अगर आपको अपना जो भी डिसीजन है वो अगर लेना है या कोई क्वेरी है, डाउट है, तो आप कमेंट से आप जो स्क्रीन पे नंबर्स हैं उनसे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप क्लैरिफाई कर सकते हैं और अंत में अपना इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं और इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।